बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 20 अक्टूबर और दिन है इतवार का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, एक तरफ ये जो आइनी तरमीम खेला जा रहा था, तो इस सारे मामले के ऊपर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो अक्सरियती जजेज़ हैं, इनमें भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इजलास हुआ है। और ये जो आइनी तरमीम का मुसवदा सामने आया है, इस मुसवदे पर अब अक्सरियती जजेस की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। और साथ ही जो आइनी मुसवदा सामने आया है, इस मुसवदे में किसकी हार हुई है, किसकी जीत हुई है, और सबसे बड़ा सवाल कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। मुसवदा जो मैंने रीड आउट किया है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इससे हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा और एक एक पॉइंट आपके साथ में शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि कौन जो चीफ़ जस्टिस है और क्यों चीफ़ जस्टिस बनने जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आइनी अदालत का सरबराह कौन बनने जा रहा है, क्योंकि इस वक्त ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कौन बनेगा। इस वक्त इम्पॉर्टेंट ये है कि आइनी जो बेंच बनने जा रहा है, इस आइनी बेंच का सरबराह कौन होगा, ये भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आपको आइनी मुसवदे के हवाले से बताता चलूँ तो इसमें अभी तक ये जो मुसवदा है पेश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो वोटिंग है वो नहीं हुई सेनेट के अंदर। सेनेट के बाद कौमी असम्बली में जाएगा और फिर वहाँ से भी हुकूमत जो है उसे पास करने की कोशिश करेगी। जहाँ तक नंबर गेम का मामला है, तो मौलाना फजल रहमान ने इस मुसवदे के ऊपर हुकूमत का साथ देने का फ़ैसला किया है। हालाँकि ये वो मुसवदा नहीं है जो कि मौलाना फजल रहमान और बिलावल जरदारी के दरमियान इत्तेहाद हो गया था, इत्तफाक हो गया था कि हम मौलाना साहब के मुसवदे के साथ जाएंगे, क्योंकि मौलाना साहब के मुसवदे में चीफ जस्टिस के लिए 3 जजेस का पैनल नहीं था, उसमें मोस्ट सीनियर की ही तजवीज़ थी। तो एक तो यहाँ पर ये कार्रवाई डाली गई और दूसरा मौलाना साहब ने हुकूमत के साथ जाने का फ़ैसला किया है। और उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ुद अब ये एक्सेप्ट कर रही है कि उनके जो लोग हैं उनको ज़ोर ज़बरदस्ती और दबाव के तहत तोड़ा गया। उनमें कुछ सेनेटर्स भी हैं और कुछ MNAs भी हैं। इसलिए जहाँ तक हुकूमत की नंबर गेम का मामला है, तो वो पूरी हो चुकी है। और ये जो उन्होंने लोग तोड़े हैं ज़ोर ज़बरदस्ती और दबाव डालने के बाद, ये तरमीम के हक़ में वोट देंगे और इसके बाद तरमीम मंजूर करवाई जाएगी। बहरहाल तरमीम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जी कि चीफ़ जस्टिस का तरीक़ाकार क्या होगा और चीफ़ जस्टिस कौन बनेगा। मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूँ कि इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि चीफ़ जस्टिस कौन बन रहा है, क्योंकि असल इख्तियारात जो आइनी बेंच बन रहा है उसके हेड के पास होंगे। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन पहले चीफ़ जस्टिस का तरीक़ाकार आपको बताता चलूँ जी। चीफ़ जस्टिस बनाने के लिए एक तो 3 सीनियर जजेस का जो पैनल है वो जाया करेगा और इन 3 जजेस के पैनल पर फैसला कौन करेगी। पार्लिमानी एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि 12 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी और वो पार्लिमानी कमेटी ये फैसला करेगी कि ये जो 3 जजेस का पैनल है, इनमें से किसे चीफ़ जस्टिस बनाया जाना है। अब इसमें जी एक तो चीफ़ जस्टिस होंगे और 4 सीनियर जजेस होंगे, 5 हो गए। छठे नंबर पर अटॉर्नी जनरल होंगे, 7वें नंबर पर वज़ीर कानून, 8वें और 9वां नंबर जो हो गया अपोजिशन के 2 मेंबरान होंगे, 10वां और 11वां जो है वो हुकूमत के 2 मेंबरान होंगे और फिर इसके अलावा बार कौंसल और स्पीकर की नामज़द करदा जो खातून है या अक़लियत, एक वो होगा। अच्छा, इसमें चीफ़ जस्टिस नहीं होंगे, मतलब चीफ़ जस्टिस तैनात करने के लिए जो बार रुकनी कमेटी होगी। तो इस तरह से ये जो 12 मेंबर्स हैं ये पूरे होते हैं। अब यहाँ पर हुकूमत ने क्या कार्रवाई डाली है, एक तरह से अक्सरियत हुकूमत ने ले ली है, क्योंकि 4 सीनियर जजेस अगर होते हैं, चले वो ठीक है। अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून, दोनों किसके नुमाइंदे हैं? हुकूमत के। 2 हुकूमत के इसमें वैसे ही वज़रा वगैरह होंगे। 4 बार कौंसल का नुमाइंदा और स्पीकर की नामज़द करदा जो खातून। स्पीकर किसका? हुकूमत का। तो 5 तो वैसे ही पक्के हुकूमत की तरफ से हो गए। अब अपोजिशन के पास सिर्फ 2 अपोजिशन के बंदे होंगे और बार कौंसल का जो नुमाइंदा है वो किस तरफ जाता है ये कोई मालूम नहीं। और 4 जजेस होंगे, वो ये फ़ैसला करेंगे। अब इनमें से एक अदा भी कोई या 2 ते भी कोई दूसरी तरफ चले गए तो हुकूमत की इसमें वैसे ही अक्सरियत, यानी कि 5 लोग तो हुकूमत ने वैसे ही अपने इसमें डाल दिए हैं और अपोजिशन के पास सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। तो बज़ाहिर इसमें अक्सरियत है, तो अपनी मर्ज़ी से चीफ़ जस्टिस हुकूमत जो बनाना चाहेगी वो बना लेगी। और उसके बाद ये नाम फाइनल करने के बाद जाएगा वज़ीर आज़म के पास, वज़ीर आज़म अप्रूवल देगा और फिर सदर की अप्रूवल होगी और फिर चीफ़ जस्टिस तैनात हो जाएगा। तो यूँ जी चीफ़ जस्टिस तैनात किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। और अब मैं आता हूँ कि चीफ़ जस्टिस कौन होगा। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस मुसवदे को देखने के बाद, चीफ़ जस्टिस तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। और
काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिल रही। और एक और चीज़ जो इस मसवदे में है वो ये है कि चीफ़ जस्टिस की उम्र तो 65 साल ही होगी, 65 साल से ऊपर कोई जज चीफ़ जस्टिस नहीं बन पाएगा, लेकिन जो उसकी टर्म है वो 3 साल के लिए कर दी गई है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ़ जस्टिस बनेंगे तो वो 3 साल के लिए चीफ़ जस्टिस होंगे। वैसे अगर इस रूल के तहत ना भी वो चीफ़ जस्टिस बनते तो फिर भी वो 3 साल के लिए ही उनकी टर्म होती, जो मौजूदा एक सिस्टम चल रहा था उसके मुताबिक भी, क्योंकि जस्टिस जाजुल अहसन साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था तो उनकी जो टर्म थी वो भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ही मिल रही थी। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ़ जस्टिस होंगे, लेकिन असल जो गेम डाली गई है वो यहाँ पर डाली गई है कि आइनी बेंच एक बनाया जाएगा, और ये आइनी बेंच कौन बनाएगा, और ये जो आइनी बेंच होगा इस आइनी बेंच के पास सारे इख्तियारात होंगे जो ये आइनी मामलात सुनेगा। अब चीफ़ जस्टिस जो है उसके पास तो सिर्फ इतना ही इख्तियार है जी कि सुप्रीम कोर्ट के मामलात वो देखेंगे, और जो अपीलें आती हैं, जो सिविल केसेस आते हैं, फौजदारी केसेस आते हैं, वो उनके सुनेगा। जो आइनी केसेस होंगे, जो असल सारा मुद्दा था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अगर जाते हैं तो आइनी केसेस अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास जाते हैं आइन कानून के मुताबिक वो देखेंगे तो फिर तो हमारी हुकूमत फारिग। तो अब ये जो आइनी केसेस हैं ये सारे जाएंगे आइनी बेंच के पास। आइनी बेंच में कौन कौन शामिल होगा ये डिसाइड करेगी जो आपकी जुडिशल कमीशन है। जुडिशल कमीशन आपका जो आइनी बेंच है वो बनाएगी, और इस वक्त जुडिशल कमीशन में किसकी अक्सरियत है? चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, और वही उसके हेड भी हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि काजी साहब आइनी बेंच में किसको चुनेंगे, या उनके साथ जो दीगर इसमें होते हैं जजेस, तो क्या वो किसको चुनेंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्या वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को चुनेंगे, क्या वो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को चुनेंगे कि ये आइनी बेंच में शामिल हों? हरगिज़ नहीं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और हुकूमत की जो लड़ाई है वही सारी यही है। तो जुडिशल कमीशन में भी हुकूमत की अक्सरियत है, तो अपनी मर्ज़ी से वो आइनी बेंच बना लेंगे। तो अपनी मर्ज़ी से आइनी बेंच बना ले तो सारे केसेस किसके पास जाएंगे? अपनी मर्ज़ी के बेंच के पास जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ हुकूमत हासिल करना चाहती थी कि उनकी ये जो सिस्टम है, जो उनकी हुकूमत है, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामलात हैं, उसमें वो बच्चे ने फॉर्म 47 को वो कवर फ्राहम करना चाहते थे, तो वो इन्होंने अचीव कर लिया है। एक तो ये चीज़। दूसरे नंबर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मौलाना फजल रहमान साहब ने अचीव किया है इसमें, वो भी आपको बताता हूँ। एक तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब फारिग होने जा रहे हैं, उनको एक्सटेंशन नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि आइनी बेंच का सरबराह कौन होगा? क्या आइनी बेंच का सरबराह चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ही होंगे, या आइनी बेंच का सरबराह जो है वो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को बनाया जाएगा? तो काजी साहब तो उनको तो एक्सटेंशन नहीं मिल रही, तोसी नहीं मिल रही, तो ये अभी डिसीजन होना है कि अगर ये जुडिशल कमीशन ही बनाता है तो फिर जो है वो काजी साहब ही ना आ जाएँ उसमें, दोबारा से उनको आइनी बेंच में सरबराह बना दिया जाए, या अगर वो नहीं होते तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को बना दिया जाए। तो फिर भी जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, उनके पास तो फिर इख्तियारात नहीं होंगे ना आइनी बेंच के। तो बहरहाल जी, ये अब आइनी बेंच के हवाले से देखें अब मज़ीद क्या जो फ़ैसले हैं वो होते हैं, लेकिन एक जो मुसवदा दिया गया उसके मुताबिक तो आइनी बेंच में ये होगा। अच्छा, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिली, वो फारिग होने जा रहे हैं, वो रिटायर होने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि बिल्कुल आगाज़ में जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन की बात चली थी तो उस वक्त भी मैंने आपके साथ ये एक इतला शेयर की थी कि जो ताकतवर हलके हैं वो नहीं चाहते कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है उनको एक्सटेंशन मिले, और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल हैं। बेशक उन्होंने फ़ैसले जितने भी सारे दिए वो बज़ाहिर से हुकूमत की सहूलतकारी थी। इवन कि ये आज जो तरमीम पास हो रही है काजी साहब के फ़ैसले की वजह से ही हो रही है, जो 63A का उन्होंने दिया। चूँकि सारे लोटे जो है वो अब वोट डालेंगे और उनका वोट काउंट होगा, लेकिन फिर भी जो ताकतवर हलके थे वो काजी साहब को नहीं चाहते थे कि ये आगे कंटिन्यू करें। तो काजी साहब तो हो गए इसमें फारिग। दूसरे नंबर पर आइनी अदालतें नहीं आइनी अदालतें अलहदा से नहीं बनी, लेकिन ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी क्योंकि आइनी बेंच जो बन रहा है इसमें एक चीज़ अचीव आप कह सकते हैं कि आइनी अदालत अगर बनाई जाती तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ना फिर होते, इसमें फिर रिटायर्ड भी होते और बाहर से भी कोई लाए जा सकते थे। जिस तरह से एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी एक शरई बेंच होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस और दीगर जो कुछ उलमा या मुफ्ती साहिबान वगैरह होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, एक एक मेंबर उनके ना।
तो आईनी अदालत में ये काम भी किया जा रहा था। तो ये जो होगी आईनी बेंच होगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही जो जजेस हैं वो होंगे। तो ये आप 50-50 कह सकते हैं। इसके अलावा जी फ़ौजी अदालतें नहीं बनने जा रही। फ़ौजी अदालतों का मामला ये बताया जा रहा था कि इसमें इमरान खान साहब जो हैं उनका फिर जो ट्रायल था वो हो पाता फ़ौजी अदालत में। तो फ़ौजी अदालतें नहीं बनने जा रही और एक्सटेंशन भी नहीं हो रही। जो एज थी 65 से 68 ये कर रहे थे, तो वो भी नहीं होगी। अब इससे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का तो बज़ाहिर रास्ता रोक लिया गया है, लेकिन अगर वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी चीफ़ जस्टिस बन जाते हैं तो मसला फिर वही है कि अस खुद नोटिस का भी इख्तियार नहीं रहा अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के पास, और ना ही आईनी केसेस सुनने का इख्तियार रहा। तो जस्टिस मुनीब हो जस्टिस मंसूर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इस मुसद्दे के हवाले से मेरी अंडरस्टैंडिंग है जी, जो कैबिनेट ने मंजूर किया और इसे अभी पास करवाया जा रहा है। अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोई 7:30 के करीब टाइम है, तो हो सकता है जब मैं अपलोड करूँ तो ये मुसद्दा जो है वो पास करवा दिया जाए। लेकिन ये इसकी डिटेल्स सामने आई हैं और इन डिटेल्स के मुताबिक ये काम जो हुकूमत है कार्रवाई वो डालने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बाइकआउट कर दिया हुआ है, वो तो इस वोटिंग का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। जो 5 मेंबर्स थे पीटीआई के वो ज़रूर गए हैं कौमी असम्बली और सेनेट में, वहाँ पर अली ज़फ़र जो है बैरिस्टर अली ज़फ़र उन्होंने तकरीर भी की है, लेकिन वोटिंग का वो हिस्सा नहीं बन रहे, ना ही वो वोट कास्ट करेंगे। और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान के साथ जो इत्तेहाद है वो भी आगे इनका कायम रहेगा, वो भी आगे उसको बढ़ाएंगे। और मौलाना साहब जो हैं वो भी थोड़े मुरझाए हुए ज़रूर थे कि उनके साथ भी एक हाथ इस तरह से हुआ कि मुसवदा उनका जो एग्री हो गया था बिलावल जरदारी के साथ, और वहाँ पर जाकर फिर से उन्होंने अपना मुसवदा पेश कर दिया। तो इससे यही साबित होता है कि असल में नून लीग या पीपल्स पार्टी जो है वो वाकई फॉर्म 47 और कठपुतली है कि असल में तो उनके पास कुछ था ही नहीं मुसवदा, ये तो किसी और ताकतवर का मुसवदा था और उसी को अप्रूव करवाना था। बहरहाल जी ये कुछ सिचुएशन हो चुकी है। आखिर में जी आइनी तरमीम के मामले पर अक्सरियती जजिस की क्या मीटिंग हुई है। बाखबर हलकों की जानिब से दावा किया जा रहा है कि इस सारे मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी हलचल हुई है और एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी हुई है, और इस मीटिंग के अंदर इस ऑप्शन के ऊपर भी डिस्कस किया गया है कि अगर अगला चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं होते तो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। यानी कि जो चीफ जस्टिस होता है इससे हल्फ लिया जाता है, जो सदर होता है वो हल्फ लेता है। लेकिन फिर ये डिसाइड इस ऑप्शन के ऊपर गौर किया गया कि जो हल्फ है वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो अक्सरियती जजेस हैं वकला ज़ाहिर सी बात है वो भी खड़े हुए हैं, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही 26 अक्टूबर को जो हल्फ है वो लेंगे। तो ये बड़ा सख्त जो रद्द-ए-अमल है इसके ऊपर डिस्कशन की गई है, और मेरे ख्याल से इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो आइनी तरमीम बड़ी घुमा फिरा के की गई है ना, क्योंकि ये अंडरस्टैंड अगर आप इसको बड़ा गौर से पढ़ने और चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद आपको समझ लग रही है कि इतनी इसको घुमा फिरा के चीज़ों को किया गया है कि जिसा अब अक्सरियती जो जजेस थे उनका कोई रद्द-ए-अमल ना आ जाए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी तो चीफ़ जस्टिस बन रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि चीफ़ जस्टिस बनने के बावजूद उनके पास तो इख्तियार ही नहीं, ना ही वो खुद नोटिस ले सकते हैं, ना ही वो आइनी केसेस सुन सकते हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट में जो बराह रास्त दरख्वास्त जाती है उसके ऊपर वो कोई एक्शन ले सकते हैं। तो एक तरह से जो काम करना चाहती थी हुकूमत के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, इस हुकूमत को कुछ ना कर पाएँ, इस हुकूमत का तख्ता ना उलट दें, आइन और कानून के मुताबिक अगर उनके फ़ैसले जो है वो देंगे, और फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनको यही डर था। लेकिन दूसरी तरफ डर ये भी था कि रिएक्शन आ जाएगा वकला बरादरी से भी, और जजेस ने भी ये क्लियर मैसेज दे दिया कि जस्टिस मंसूर ही चीफ़ जस्टिस होंगे। तो एक तो इस चीज़ को भी टैकल करने में कामयाब हो गए कि चीफ़ जस्टिस मंसूर ही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इख्तियार जो है वो आइनी बेंच के पास चले गए हैं। अब आइनी बेंच का सरबराह कौन होगा ये आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये बात भी तय हो जाएगी। तो ये अभी तक की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अभी जब मुसवदा पास हो जाएगा तो उसकी मुकम्मल डिटेल सामने आ जाएंगी, तो उसको मैं रीड आउट करता हूँ, तो इसमें मज़ीद जो भी होता है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।